सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे ही आप लोग यहाँ पर लाइव में आए होंगे तो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न लिखा हुआ है, और प्रश्न क्या है, आकाश का विलोम शब्द क्या है। तो जल्दी से बताइए, क्या आप उत्तर देंगे। कुछ छात्रों ने इसका उत्तर दिया है पाताल, ठीक है। तो ये आकाश जो शब्द है, सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं जब तक हमारे पास सारे छात्र आते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं पाताल, पाताल जो आकाश का विलोम है पाताल। अब यहाँ पे आप समझना कि आपकी जो परीक्षा है उसमें जब आता है आकाश का विलोम तो कभी आपको पाताल लगाना पड़ता है तो कभी पृथ्वी लगाना पड़ता है, ठीक है, कभी होता है पृथ्वी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम विलोम के लिए बात करते हैं तो हमारी परीक्षा में ना आजकल जो ट्रेंड है वो चेंज होता जा रहा है। जैसे किताबों में जो हुआ करता था पहले वही आता था, लेकिन आजकल जो परीक्षक है वो दिमाग लगा के काम करता है। तो वो कभी कभी ना इस तरह के प्रश्न करता है कि मान लो जैसे आकाश है तो आकाश का दूसरा पर्यायवाची क्या होता है, अंबर होता है, ठीक है, क्या होता है, अंबर। और पृथ्वी का दूसरा नाम क्या होता है, अवनी होता है। तो अब वो ना ऐसे भी रख देता है कि अंबर का विलोम क्या होगा, विकल्प में मिलेगा आपको अवनी। अब यहाँ पे आपको किस तरह से सीखना है, यानी इस शब्दावली चैनल को मैं इसीलिए शुरू कर रही हूँ ताकि हम शब्दों से खेल सकें। तो अब यहाँ पे देख लिया, अभी तक सीधा सीधा क्या आता था, आकाश का विलोम पाताल हो गया। अगर विकल्प में पाताल है तो पाताल लग जाता था, विकल्प में अगर पाताल नहीं है तो फिर विकल्प में पृथ्वी होता था तो हम पृथ्वी लगा देते थे, ठीक है। और यहाँ पर अब दो तरह की सिचुएशन आ गई। एक तो आ गया कि इनका पर्यायवाची करके देने लगा है, अब वो ऐसे प्रश्न कर देता है अंबर का विलोम बताओ, और विकल्प में आपको ना तो पाताल दिखता ना पृथ्वी दिखता, विकल्प में लगा हुआ है अवनी। तो भाई अवनी किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची है तो आकाश का पर्यायवाची अंबर है, तो इस तरह से आप इसका विलोम कर देंगे। लेकिन आजकल वो आपको प्रश्न कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि विकल्प में उसने आकाश के विलोम में पाताल और पृथ्वी दोनों दे दिए। तो ऐसी स्थिति में आपका जो पहला चुनाव होगा वो पाताल होगा, ठीक है। जब विकल्प में पाताल और पृथ्वी दोनों साथ में दिए होंगे तब आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, पाताल होगा, ठीक है, आकाश का विलोम पाताल। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। चलिए तो ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं शब्दावली। तो शब्दावली में आज हम लोग करेंगे पहला सेट, वर्तनी शुद्धिकरण। वर्तनी शुद्धिकरण में सबसे पहले तो शुद्धिकरण की ही वर्तनी पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये देखो वर्तनी का मतलब क्या होता है। वर्तनी का मतलब होता है जिसे आप अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग कहते हो ना, उसी को हिंदी में वर्तनी कहते हैं। कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा, सपोज करो मैंने अभी जो अपना नाम लिखा था जैसे निधि, तो निधि ऐसे लिख दिया, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप ये कहोगे कि इसकी वर्तनी गलत है ना। इंग्लिश में आप क्या कहते हो कि इसकी स्पेलिंग गलत है, तो हिंदी में क्या होगा कि इसकी वर्तनी गलत है। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। तो अब वर्तनी शुद्धिकरण, अब शुद्धिकरण जो शब्द होता है इसमें भी दिक्कत होती है। तो मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया ही था कि शुद्धिकरण पे हमेशा ध्यान रखना, करण से पहले जो मात्रा होगी सदैव दीर्घ होगी, ये याद रख लेना है। तो यहाँ पर दीर्घ मात्रा आ गई तो वर्तनी शुद्धिकरण। अब हम वर्तनी का शुद्धिकरण करने जा रहे हैं, तो तमाम किताबों में आपको अशुद्ध शब्द भी देखने को मिलता है और फिर शुद्ध शब्द भी देखने को मिलता है। तो इससे हमारे छात्रों में क्या होता है कि गलतफहमी हो जाती है और हम पहले अशुद्ध देख लेते हैं, हमारे दिमाग में उसी का फोटो छप जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको केवल और केवल शुद्ध शब्द ही लिखा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम परंपरागत रूप से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्मार्ट तरीके से, आधुनिक रूप से, आधुनिक तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम करेंगे अभ्यास सेट 1, और
वर्तनी सीखने के लिए सिर्फ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। वर्तनी में ना बहुत सारी चीजें होती है, जैसे शब्द निर्माण में हमारी जो विधि होती है जिसमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय आता है, तो बहुत सारी वर्तनियों में ये चारों विधि लगी होती हैं। इस वजह से हम अगर उस विधि को पहचान लेते हैं तो हमें शब्द लिखने में आसानी हो जाती है। तो मैं यहाँ पर जो अब आपको यहाँ शब्द सिखाऊंगी, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि हमें शब्दों से खेलना है। अब दो चीजें रहेंगी, शब्द का अर्थ बताते हुए चलूंगी और वो शब्द कैसे बना है, अगर उसमें कोई विधि लगी है तो वो बता दूंगी, या फिर अगर वो ऐसे ही शब्द बना है तो उसको याद किस ट्रिक से करना है वो बता दूंगी। तो आप लोग अपनी रफ कॉपी निकाल लीजिए फटाफट से, और आज मैं जितने भी यहाँ पे 15-20 जितने भी शब्द सिखाऊंगी, आज लिखने के बाद फिर दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर अपनी। तो जो पहला शब्द है हमारा यहाँ पर शुद्ध शब्द में अर्पण। अर्पण शब्द का मतलब होता है प्रदान करना। ठीक है, तो जहां आपका ये अभ्यास दिया हुआ है, अब यहाँ पे आपको इन शब्दों को लिखना है। यहाँ से देख के पहले हम देखेंगे अर्पण। अर्पण शब्द का अर्थ होता है किसी चीज को प्रदान करना। तो हम लिख लेंगे कि शब्द है हमारा अर्पण। अर्पण, ठीक है, तो हमें समझ में आ गया। ये तो बहुत सरल सा शब्द है, बिल्कुल सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आते हैं दूसरे शब्द पर। दूसरा शब्द है हमारा उज्ज्वल। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, एक तो ट्रिक समझ लो कि उज्ज्वल शब्द में आपको फोकस एक चीज पर करना है कि इसमें ना दोनों ज आधे होने चाहिए। जिस उज्ज्वल में दोनों ज आधे हैं वर्तनी में वही शुद्ध है। अब आपके दिमाग में आएगा, मैम मेरा एक दोस्त है उसका नाम उज्ज्वल है, वो एक ज पूरा लिखता है और एक ज आधा लिखता है, तो क्या हुआ, वो अपना नाम लिखता है, वो नाम के लिए वो कुछ भी लिखे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जिस उज्ज्वल शब्द का अर्थ हो उजाला होना, उज्ज्वल, ठीक है, उस शब्द के दोनों ज क्या होंगे, आधे होंगे। इस तरह से फोकस करके अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो उज्ज्वल शब्द है ये आपका बना हुआ है, इसमें ना आपकी व्यंजन संधि है और इसमें क्या है, उत प्लस ज्वल। तो आपकी परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कभी कि उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है, या ये पूछा जा सकता है कि उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो आपको यहाँ पता चल गया कि ये इसका अंतिम त और इसका ज, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये त ज में परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो ज्यों का त्यों आ जाता है, और यहाँ पे जो टुकड़ा बचा वो आ जाता है। इसको जोड़ के लिख देते हैं, ज आधा ही है, नीचे हल लगा है, तो ये हमारा शब्द आधा ज और पहले से आधा है ही, और शब्द हमारा क्या बन गया, उज्ज्वल बन गया। आज के बाद इस शब्द में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला शब्द आता है हमारा आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द जब हम लिखते हैं इसमें गलतियां हम करते हैं, तो ध्यान रखिए, इस पे फोकस जो आपको करना है। हम लिखते समय यहाँ पर चढ़ा देते हैं र, हमें यहाँ नहीं चढ़ानी है, ये गलत है। र हमारी ये यहाँ पर आएगी। अब ये यहाँ पर क्यों आई है र, यहाँ से इसका क्या लेना देना है, ये सारी चीज तो हम पढ़ेंगे र के रूप में। जब हम वर्णमाला में आगे बढ़ेंगे तो वहां मैं आपको र की मात्रा यानी र का रूप पढ़ाऊंगी, तो वहां हम इसको समझ लेंगे कि ये कैसे आया है। अभी फिलहाल हम समझ लेते हैं कि आशीर्वाद में हमें जो र चढ़ानी है वो व के ऊपर चढ़ानी है। आशीर्वाद का अर्थ होता है शुभ वचन, अच्छे वचन, अच्छे वचन जो बोले जाएं। ये हमारा संधि विधि से बना शब्द है, इसमें विसर्ग संधि हमारी लगी है, और क्या है इसमें संधि विच्छेद, आसी ही, इसमें शब्द है आसी ही प्लस वाद। आसी का मतलब होता है शुभ, वाद का मतलब होता है वचन, तो शुभ वचन ही आशीर्वाद कहलाता है। अब जब ये आपस में संधि करते हैं तो ये मेल करता है, ये इससे मेल करता है, तो ये जो विसर्ग है ये अंतस्थ व्यंजन से मिलने के कारण किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। अब ये र में बदल गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा यहाँ पे आसी, यहाँ क्या बचा, वाद। अब ये जो र है अब हम इसको जोड़ कर लिख देते हैं, तो ये हमारा हो गया आसी। अब र यहाँ आधा रह गया तो ये व इसे अपने ऊपर सहारा देता है, क्योंकि र आधा है, इसका कोई स्वर नहीं है यहाँ पर, तो शब्द बन गया हमारा आशीर्वाद।
ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है, एक तो आशीर्वाद शब्द की वर्तनी पता चलती है, दूसरा हमें पता चलता है आशीर्वाद शब्द में हमारी विसर्ग संधि है, तीसरा हमें पता चलता है कि आशीर्वाद शब्द की संधि विच्छेद जो है वो आसी ही प्लस वाद है। तो हमारे 3 प्रश्न यहाँ पर तैयार हो गए। ठीक है, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करना है, समझना है। मैं बार बार यही कहती हूँ, हिंदी रटने का नहीं समझने का विषय है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है। अब अगला शब्द है, बड़ी समस्या होती है अनधिकार शब्द में, हमेशा अनाधिकार कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान रखिए ये अनधिकार क्यों है। अनधिकार का मतलब है जिस पर किसी का अधिकार ना हो। तो ये शब्द हमारा बना है उपसर्ग विधि से। अब ये क्या बना है, इसमें शब्द है हमारा अन, अन उपसर्ग है किसमें, अधिकार शब्द में। किसमें, अधिकार शब्द में। ठीक है, तो यहाँ जब हम इसको, ये जो अ है इस न को पूरा करता है, तो ये हमारा क्या, न पूरा हो गया, यहाँ पे अ बचा और यहाँ पर टुकड़ा। तो इस तरह से शब्द हमारा हो गया अनधिकार। ठीक है, अब एक तो हमें पता चला कि अनधिकार शब्द में उपसर्ग क्या है, हमारा अन। और बाकी हम यहाँ पर एक चीज और सीखते हैं कि ये हमारा जो बना है 2 उपसर्गों से बना है, अन प्लस अधि प्लस कार। ठीक है, तो ये वो शब्द है जिसके अंदर 2 उपसर्ग हैं हमारे। अब परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है कि वे शब्द बताइए, इनमें से वह कौन सा शब्द है जिसमें 2 उपसर्ग प्रयोग हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर शब्द मिल जाता है अनधिकार शब्द हमारा वो है जो 2 उपसर्गों से मिलकर बना है, और कार यहाँ पर करने वाला प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमें शब्द के बारे में पता चला, उपसर्ग के बारे में पता चला। ठीक है, वर्तनी हमें सही पता चली। बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, चलो अब रफ कॉपी निकाल के अभ्यास करना इसी तरह से। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है हमारा अनभिज्ञ। अनभिज्ञ शब्द भी हमारा ऐसे ही बना है, इसमें अन उपसर्ग है, इसमें भी अन उपसर्ग है, लेकिन किसमें बना हुआ है, इसके साथ अभिज्ञ शब्द में बना है। ठीक है, किसमें, अभिज्ञ में। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, जानने वाला। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है, जानने वाला, अन माने नहीं। तो अनभिज्ञ मतलब हो गया नहीं जानने वाला। अब यहाँ पर एक बात समझ लो, अनभिज्ञ का विलोम हो जाता है अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम हो जाता है अनभिज्ञ। ठीक है, ये विलोम शब्द में भी पूछा जाता है। तो आपने यहाँ पे पता कर लिया, इस अ ने इस न को पूरा कर दिया, तो ये हो गया न, ये हो गया अ, और यहाँ पे बचा हुआ भिज्ञ, तो शब्द हो गया अनभिज्ञ। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। शब्द समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। शब्द आता है हमारा, अगला शब्द है कवियत्री। देखो, कवियत्री ये ऐसा शब्द है जो हमसे बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर बार पूछा जाता है। कवियत्री का मतलब होता है वह स्त्री जो कविता करती है। अब इसको याद रखने के लिए ध्यान रखिए कि क्या होता है कि इसका जो पुल्लिंग है वो क्या है, कवि। तो इसको ना ट्रिक से याद रख लो, इस शब्द को कवि, यानी इसका जो पुल्लिंग है उसमें व के ऊपर ई की मात्रा है, लेकिन स्त्रीलिंग में व के ऊपर ई की मात्रा नहीं दी गई है। तो जिसमें नहीं दी गई है वही वाला हमारा सही होगा। इस तरह से आपको 4 में से एक सही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक से याद करना कवयित्री शब्द। चलो आगे आता है हमारा शब्द शब्द है कालिदास। कालिदास जो शब्द यहाँ पे आया है ये हमारे कवि का नाम है। तो कवि अपने नाम को जिस तरह से लिखते थे हमें उसको वैसे ही याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब कालिदास लिखते हैं तो वो ल के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगाते हैं अपने नाम में, कालिदास। तो इस तरह से कालिदास हम इसे सही कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे शब्द है हमारा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो शब्द है इसका अर्थ होगा जो इतिहास से संबंध रखता है। ठीक है, जिसका इतिहास से संबंध हो। तो हम लिखते हैं शब्द ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। अब या तो आप इस तरह से इसको याद रख लीजिए, ऐतिहासिक, इस तरह से लिख लो सही। अगर मान लो आपसे ऐसे न समझ में आए तो आप इसका रहस्य समझ लो। ये जो ऐतिहासिक शब्द है ये इतिहास शब्द से बना है।
इसका मूल शब्द क्या है? इतिहास। उसमें हमने क्या जोड़ा है? इक प्रत्यय जोड़ा है। अब जब हम इक प्रत्यय को जोड़ते हैं तो इक प्रत्यय क्या करता है कि इसका जो प्रथम स्वर है उसमें दीर्घ परिवर्तन कर देता है और अंतिम वर्ण को हटाकर जुड़ जाता है। तो प्रथम स्वर में क्या दीर्घ परिवर्तन करेगा कि ई को, जो छोटा ई है, उसे हटाकर क्या जोड़ देगा? ए जोड़ दे, आए जोड़ देगा, ठीक है। और अंत में इसके ऊपर ये इक जुड़ जाएगा और शब्द क्या बन गया? ऐतिहासिक। इस तरह से, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि मैम अभी आपने ये क्या किया, हमें समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, जिस दिन आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगी उस दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उस दिन आप इसे समझ लेना। अभी इतना जान लो कि ऐतिहासिक शब्द का अर्थ है इतिहास से संबंध रखने वाला, और ऐतिहासिक हमें ऐसे याद रखना है, ऐतिहासिक, ठीक है, इस तरह से। चलो आगे शब्द आता है हमारा आहार। बहुत बार परीक्षा में आया है, हमें लिखना है आहार, आहार, इस तरह से। आहार का अर्थ होता है भोजन, ठीक है, इसे ध्यान रखना। अगला शब्द है ज्योत्सना। ज्योत्सना का अर्थ है चांदनी। चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना होता है, ठीक है। ये पूछा जाता है हमसे परीक्षा में कि ज्योत्सना किसका पर्यायवाची है? चांदनी का पर्यायवाची है। इसमें इसको लिखने के लिए आपको फोकस किस पे करना है कि इसमें आने वाला आधा त और आधा श होता है। यानी जैसे हम लिखते हैं ज्यो, अब ज्यो तो आप लिख लेते हो, तो आधा त और आधा श, ज्योत्सना, ठीक है। ये फोकस कर लेंगे तो ये शब्द आपको याद हो जाएगा, ज्योत्सना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप शब्द को दो टुकड़ों में याद कर लो, हस्त और क्षेप। तो हस्तक्षेप का मतलब होता है किसी चीज में किसी दूसरे के बात में इंटरफेयर करना, अपनी टांग अड़ाना जो हम कहते हैं। तो ये शब्द हो जाता है हमारा हस्तक्षेप, ठीक है। क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप। आगे शब्द है हमारा हिरण्यकशिपु। देखो ये शब्द बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में आता है, तो इसे भी आप टुकड़ों में याद रखिए। एक याद रखिए हिरण्य, ठीक है, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, ऐसे ही लिखना है। हिरण्य जब भी आए, हिरण्यकशिपु, ठीक है। इस तरह से इस शब्द को याद रखना है आपको। ये नाम है एक राजा का। आगे आता है हमारा आध्यात्मिक। शब्द है हमारा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शब्द हमारा जब हम लिखेंगे आपको लगेगा कि इससे लिखने में दिक्कत होगी, तो टुकड़ों में कर सकते हैं। आध्यात्मिक इस तरह से कर सकते हो। तो आप लिखोगे आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक, ऐसे याद रख सकते हो। अगर ऐसे याद नहीं होता तो याद रखो इसमें भी एक प्रत्यय लगा है, अध्यात्म शब्द है, अध्यात्म, ठीक है। अध्यात्म में क्या जुड़ा है? इक जुड़ा है, ठीक है। अब ये हमने इसमें इक जोड़ा, तो इक जोड़ेंगे तो ये इक इसके अंत में जुड़ता है। देखो कैसे जुड़ेगा, अंतिम स्वर में अंतिम स्वर को हटाकर जुड़ेगा, ऐसे इक जुड़ गया, और ये जो इसका अ है ये क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? आध्यात्मिक, ऐसे शब्द बन जाएगा, ठीक है। अभी आपको याद नहीं है, प्रत्यय जब आप पढ़ लोगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। आगे शब्द आता है हमारा अस्वीकार। तो स्वीकार शब्द में शब्द है हमारा अस्वीकार। अस्वीकार का मतलब हो गया मना कर देना, यानी स्वीकार शब्द में अ उपसर्ग जोड़ दिया है हमने, ठीक है। ये तो बड़ा ही सरल है, आराम से कर लेंगे। अगला शब्द आता है उन्मीलित। उन्मीलित का अर्थ होता है खुला हुआ, ओपन। अब इसे कैसे याद रखना है? उन्मीलित, तीन टुकड़ों में याद रख लो। उन क्या है हमारा? ना आधा है, उन्मीलित, ठीक है, इस तरह से। तो याद हो जाएगा आराम से शब्द। शब्द है हमारा अगला अनुगृहीत। इसे याद रखना है, अनुगृहीत, फिर से तीन टुकड़ों में ऐसे ही, अनुगृहीत लिखना है, अनुगृहीत, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे इसे। आगे शब्द आता है हमारा वाल्मीकि। शब्द है वाल्मीकि, तीन टुकड़ों में इस तरह से तोड़ सकते हो। वाल, ल आधा है, मी की, उच्चारण सही रखेंगे तो आपकी वर्तनी सही आएगी। तो वाल मी की, इस तरह से आ गया। अब शब्द है हमारा विरहिणी।
शब्द हो गया विरहिणी, इसे भी आप 3 टुकड़ों में याद कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो विरहिणी, ठीक है, इस तरह से। तो विरहिणी का मतलब क्या होता है? वह स्त्री जो विरह में हो, ठीक है। अविरह का मतलब क्या होता है? अगर किसी का प्रेमी या प्रेमिका उससे दूर है तो उसके मन में जो उसकी दूरी से जो दुख उत्पन्न हो रहा है उसे विरह कहते हैं। तो विरहिणी वह स्त्री जो विरह में है। आगे शब्द आता है अधीन। अधीन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है आपका, बहुत पूछा जाता है। अधीन का मतलब होता है किसी का गुलाम होना, किसी के अंडर में होना। तो हम इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो अधीन से होता है, तो इसको याद रखना, छोटा आ होता है अधीन। तो अब इसको याद रखने के लिए ना आप ऐसे समझ लो कि अधीन का अर्थ क्या होता है। अधीन का मतलब होता है किसी का गुलाम। अब गुलाम क्या होगा? तो मालिक से तो छोटा ही होगा, तो मालिक से छोटा होगा, तो जो मालिक से छोटा है तो वो अधीन है। तो यानी जिसमें छोटा अ लगा हुआ है वही क्या है? अधीन है, ठीक है, इस तरह से। अब शब्द है आवश्यक। तो आवश्यक शब्द तो बहुत ही सरल है और हम अक्सर लिखते रहते हैं आवश्यक, ठीक है। शब्द क्या हो गया? आवश्यक। और अगर इसमें भी आपको दिक्कत होती है तो आप इसे भी टुकड़ों में कर सकते हैं आवश्यक, इस तरह से, ठीक है, जितना आपको समझ में आए उस तरह से। आगे शब्द है हमारा गृहस्थ। गृहस्थ, गृह, यहाँ पे शब्द है हमारा गृहस्थ, ठीक है। गृह का मतलब होता है घर और गृहस्थ का मतलब होता है वह व्यक्ति जो घर में लगा हुआ है, घर परिवार में लगा हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? गृहस्थ, यानी घर परिवार में लगा हुआ व्यक्ति, उसके लिए गृहस्थ कहते हैं। आगे शब्द है गरिष्ठ। शब्द है हमारा गरिष्ठ, ठ होगा। गरिष्ठ का मतलब होता है कठिनाई से पचने वाला भोजन या पकवान कह सकते हो, ठीक है। तो पकवान, तो गरिष्ठ का मतलब है कठिनाई से पचने वाला भोजन। तो ये आपने जो शब्द देखे यहाँ पे गरिष्ठ से लेके और अर्पण तक जो हमने यहाँ पर देखा है, ये हमें याद करने हैं। तो आप सभी लोगों के पास ये बुक होगी, ये हमारी शब्दावली की बुक है, ठीक है। ये शब्दावली की बुक है, इसमें ये आपका दिया हुआ है सेट के हिसाब से। तो आप इसी तरह से इसको पढ़िए। मैं हर रोज आपको इसी तरह से कराऊंगी। आप में से बहुत सारे छात्रों ने कहा था कि मैम शब्दावली को आप बोर्ड पे दिखा के हमें पढ़ाइएगा, तो मैं बोर्ड पे दिखाकर ही पढ़ा रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं, ठीक है। तो इस चैनल पर, ये जो हमारा शब्दावली वाला चैनल है, तो इस चैनल पर हमारी ये क्लास हर रोज चलेगी, लेकिन अभी जो क्लास हमारी होगी फिर वो सोमवार को होगी, ठीक है।